बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में सुरेश नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी सुमन और बेटे सोनू के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। दुख उसकी जिंदगी से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब भी लगता कि उसके सारे दुख खत्म होने वाले हैं, वैसे ही कुछ ऐसा हो जाता कि मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिससे धीरे धीरे उसकी किस्मत बदल गई। एक दिन सुरेश जंगल में लकड़ी काट रहा था। आज से मैं रोज कई गुना ज्यादा लकड़ियां काटूंगा और बाजार में जाकर बेच दूंगा। उससे जो भी पैसे मिलेंगे सबसे पहले सोनू की फीस भरूंगा ताकि उसकी पढ़ाई चालू हो सके। अगर वो अनपढ़ रह गया तो उसकी जिंदगी भी मेरी तरह गरीबी में ही बीतेगी। सुरेश काफी देर तक लकड़ियां काटता रहा। शाम तक उसने ढेर सारी लकड़ियों का गट्ठर बना लिया और सिर पर रखकर चलने लगा। नदी पार करने के लिए लकड़ी का एक पुल बना हुआ था। आज मैंने दुगनी मेहनत की है, भगवान मुझे इसका फल जरूर देगा। तभी अचानक आसमान काला हो गया और बहुत तेज आंधी चलने लगी। उसी आंधी में लकड़ी का गट्ठर नदी में जा गिरा। हवा इतनी तेज थी कि सुरेश ने किसी तरह पुल पकड़ लिया। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी मेहनत पे पानी फिर गया। अचानक बारिश और तूफान आ गए। जल्दी से पुल पार कर लेता हूँ, वरना कहीं पुल न टूट जाए। भगवान को तो मुझे दुख देने में ही मजा आता है। सुरेश किसी तरह नदी पार करके अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका बेटा सोनू खिड़की के चौखट पर कील और हथौड़ी से कोई आकृति बना रहा था। अरे पापा, आप आ गए? माँ कब से आपका इंतजार कर रही है। कितनी देर लगा दी आपने आने में, और खाली हाथ क्यों आए? राशन लेते आते। मेरे पास पैसे ही नहीं है सुमन, तो राशन कहां से लाता? आज मैंने दुगनी मेहनत की थी, लेकिन पुल पार करते वक्त तेज आंधी आई और पूरा गठरी नदी में बह गया। कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, वही प्याज के साथ खा लेते हैं। हाँ माँ, गरम गरम रोटी के साथ प्याज बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी मौसम अच्छा हो गया है, थोड़ी ठंडक आ गई है। भले ही मेरी किस्मत में दुख लिखा है, लेकिन भगवान ने मुझे पत्नी और बेटा बहुत समझदार दिए हैं। पापा, ये देखो, मैंने सिर्फ एक कील के इस्तेमाल से इस खिड़की पर नक्काशी बनाई है। कैसी लग रही है? अरे वाह बेटा, ये तो बहुत सुंदर लग रही है। क्या करूं पापा, कई महीनों से स्कूल नहीं जा पा रहा हूं, तो घर में बैठे बैठे यही करता रहता हूं। मुझे आर्ट का बहुत शौक है, पर मेरे पास तो ड्राइंग बुक भी नहीं है, इसलिए कभी जमीन पर तो कभी खिड़कियों पर कलाकारी दिखाता हूं। अगली सुबह मौसम साफ हो चुका था, लेकिन सुरेश हताश होकर घर पर बैठा था। क्या हुआ? आज आप लकड़ियां काटने नहीं जाएंगे क्या? इतनी मेहनत से लकड़ियां काटता हूँ, लेकिन कोई ना कोई दुर्घटना हो जाती है। अब लकड़ी काटने का मन ही नहीं हो रहा। ऐसे हिम्मत हार जाएंगे तो आगे की जिंदगी कैसे कटेगी? हाँ, भूल गए, सोनू को हमें पढ़ाना लिखाना है। तभी गांव का एक व्यक्ति रामू वहां आया। अरे सुरेश, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कल मौसम खराब होने से लोगों के पास जलाने की लकड़ियां नहीं बची हैं। बाजार में लोग दुगने दाम देकर लकड़ियां खरीद रहे हैं। कुछ लोग तो फर्नीचर के लिए भी ढूंढ रहे हैं। मौके का फायदा उठा लो भाई। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद रामू। सुरेश खुशी खुशी जंगल गया, ढेर सारी लकड़ियां काटी और बाजार पहुंचा। बाजार में एक ग्राहक उसके पास आया। भाई साहब, आपके पास जितनी लकड़ियां हैं सब मुझे दे दीजिए, इकट्ठे खरीद लेता हूँ। पता नहीं कब मौसम फिर खराब हो जाए। ये सुनकर सुरेश खुश हो जाता है। हाँ हाँ चाचा, आप ले लीजिए। बाजार में सब दुगने दाम में बेच रहे हैं, लेकिन आप सब एक साथ ले रहे हैं तो मैं सामान्य दाम में ही दूंगा। तुम बहुत ईमानदार हो। तुम्हारी ईमानदारी देखकर मैं तुम्हें दुगने पैसे ही दूंगा।
ग्राहक ने सुरेश को दुगने पैसे दिए और चला गया। अरे वाह, अभी मुझे आए 10 मिनट भी नहीं हुआ और मेरा सारा लकड़ी बिक गया और अच्छी पैसे भी मिल गया। सुरेश बहुत खुश हुआ और राशन खरीदने रास्ते में पैसे गिनते हुए जा रहा था। तभी एक चोर भागते हुए आया और उसके सारे पैसे छीनकर भाग गया। अरे चोर चोर, मेरी मेहनत के पैसे लौटा दो, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, कोई पकड़ो उसे। सुनसान इलाके में कोई मदद के लिए नहीं आया। चोर भाग निकला और सुरेश वहीं बैठकर रोने लगा। हे भगवान, ये कैसी किस्मत बनाई है तूने मेरी। दुख खत्म होने वाला ही रहता है, नया दुख दे देता है मुझे। अब मैं मेरी बीवी बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगा। बहुत देर हो गया था। तब सुरेश गांव की तरफ लौटा। उसने देखा एक चाचा किराना दुकान खोला था। चाचा, मुझे 5 किलो चावल, 2 किलो दाल और 5 किलो आटा उधार दे दो। मैं 1 हफ्ते में पैसे चुका दूंगा। पूरे गांव को पता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम पैसे नहीं चुका पाओगे। मैं उधार नहीं दे सकता। अब सुरेश परेशान हो गया क्योंकि वो बिना राशन लिए घर जाना ही नहीं चाहता था। चाचा, अगर 1 हफ्ते के अंदर पैसे ना लौटा पाया तो आप मेरे घर पर कब्जा कर लेना। जब पैसे दूंगा तब घर वापस करना। ये सुनकर दुकानदार दंग रह गया और बोला, एक बार और अच्छे से सोच लो सुरेश, 1 हफ्ते बाद तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। मुझे मंजूर है, मैं 1 हफ्ते में इतना तो कमा ही लूंगा। आप राशन दे दीजिए। ठीक है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझा दिया। अब जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद दुकानदार ने सुरेश को राशन दे दिया। सुरेश राशन लेकर घर गया। सुमन और सोनू खुश हुए। सुरेश ने घर गिरवी रखने की बात छिपा ली। मुझे पता था तुम आज राशन लेकर जरूर लौटोगे। वाह, हम कितने दिनों बाद अच्छा खाना खाएंगे। अगले 1 हफ्ते तक सुरेश बाजार लकड़ी बेचने गया, लेकिन बाजार में एक बड़ा व्यापारी ट्रक भरकर सस्ती लकड़ियां बेचने लगा था। कोई भी गरीब लकड़हारों से लकड़ी नहीं खरीद रहा था। तभी सुरेश बाजार में मौजूद अन्य लकड़हारों से पूछा, अरे भाई साहब, सब लोग उस ट्रक वाले से लकड़ियां क्यों खरीद रहे और आप लोग भी बहुत परेशान लग रहे। अरे क्या बताए सुरेश भाई, हर बड़े लोग गरीब के पेट पर लात मारने के लिए ही जुटे रहते हैं। कोई नया व्यापारी शहर से ट्रक भर लकड़ियां लाकर सस्ते दाम में लकड़ियां बेच रहा है, इसलिए हमसे कोई लकड़ियां भी नहीं खरीद रहा है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर मैंने आज दुकानदार की उधार नहीं चुकाया तो मेरा घर चला जाएगा। उसी दिन से लगातार 1 हफ्तों तक सब लोग उसी ट्रक वाले बड़े व्यापारी से लकड़ियां खरीदते रहे और गरीब लकड़हारों से एक भी ग्राहक लकड़ियां नहीं खरीदी। 8वें दिन वही दुकानदार घर आ धमका, सुरेश, 1 हफ्ता हो गया, अब घर खाली कर दो। सुमन और सोनू हैरान हो जाता है। अरे चाचा, हम घर क्यों खाली करें? ये घर हमारा है। सुमन, मुझे माफ कर देना। उस दिन पैसे चोरी हो गए थे और मैंने घर गिरवी रखकर राशन लिया था। जब बात घर की आ गई है तो खाली करना ही पड़ेगा। चाचा, थोड़ा समय दीजिए, हम सामान समेट लेते हैं। सुरेश अपने परिवार को लेकर उसी जंगल में चला गया और लकड़ियों की एक छोटी झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक रात सुरेश झोपड़ी से बाहर आकर भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ इतना गलत क्यों हो रहा है? क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? अब या तो मेरी मदद कीजिए या पूरे परिवार को अपने पास बुला लीजिए। अगली सुबह सुमन, मैं बाहर जा रहा हूं, तुम सोनू का ख्याल रखना और घर से कहीं नहीं जाना।
नदी का पुल पार करते ही उसे एक बुजुर्ग बेहोश पड़े मिले। सुरेश ने उनके चेहरे पर पानी छिड़का। अरे बाबा, आप कौन है? यहाँ कैसे आए? बेहोश कैसे हो गए आप? बेटा, मैं पेशे से बढ़ई हूँ। यहाँ आम और शीशम की लकड़ियों की तलाश में आया था, पर रास्ता भटक गया। मेरे पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैं बेहोश हो गया। बाबा, आप मेरे साथ झोपड़ी में चलिए। पहले खाना खा लीजिए, उसके बाद बात बताना। झोपड़ी में खाना खाने के बाद दीनानाथ जी ने अपनी जरूरत बताई। बेटा, मुझे फर्नीचर बनाने के लिए आम और शीशम की लकड़ियां चाहिए, क्योंकि गांव के जमींदारों ने फर्नीचर की मांग बहुत कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं आपको जितनी चाहे उतनी लकड़ियां दे सकता हूँ। सुरेश ने दिन भर मेहनत करके लकड़ियां इकट्ठी कर दी। दीनानाथ जी का गड़ी आया और लकड़ियां लोड हो गईं। जाने से पहले दीनानाथ जी ने सुरेश को पैसे दिए और उसकी दुख भरी कहानी सुनी। तुम सिर्फ लकड़ियां बेचकर कभी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाओगे। मैं एक बढ़ई हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें बढ़ई का काम सिखा दूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। सुरेश को लकड़ियों के अच्छे पैसे मिल गए थे। वो तुरंत गांव के दुकानदार के पास गया, उसका उधार चुकाया और घर की चाबी वापस ले ली। सुरेश, तुम्हारा घर वैसा ही है। मैंने तो ये शर्त इसलिए रखी थी ताकि तुम्हें हिम्मत मिले। जब तक इंसान पर बड़ा संकट नहीं आता, वो बड़ा कदम नहीं उठाता। अगले दिन से सुरेश दीनानाथ जी के पास जाकर बढ़ई का काम सीखने लगा और कुछ ही दिनों में निपुण हो गया। उसने अपने घर के बाहर ही टेबल कुर्सियां बनाना शुरू कर दिया। 2 महीने में उसने सोनू के स्कूल की फीस जमा कर दी। एक शाम गांव का किशन लाल उसके पास आया। सुरेश भाई, मेरी बेटी आरती की शादी तय हो गई है। मेरे लिए शीशम की 4 खूबसूरत कुर्सियां बना दो ताकि दहेज में दे सकूं। चिंता मत कीजिए चाचा, आरती मेरी भी बेटी जैसी है। मैं बहुत मजबूत कुर्सियां बना दूंगा। ये बात सोनू ने सुन ली। पापा शायद चाचा की बात नहीं समझे। उन्हें सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि दिखने में बहुत खूबसूरत कुर्सियां चाहिए। मुझे कुछ करना होगा। सुरेश ने 15 दिनों में कुर्सियां तैयार की। रात में सोनू ने छैनी और हथौड़ी लेकर उन चारों कुर्सियों पर अद्भुत और बारीक नक्काशी उकेर दी। अगली सुबह सुरेश कुर्सियां देखकर दंग रह गया। अरे वाह सोनू, ये तो लग ही नहीं रहा कि वही कुर्सियां हैं। ये तो किसी राजमहल की लग रही हैं। मेरा बेटा तो शुरू से ही कलाकार है, आप ही इसे डांटते थे। किशन लाल जब कुर्सियां लेने आए तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुरेश, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। चाचा, ये मेरा नहीं, मेरे बेटे सोनू की नक्काशी का कमाल है। जब किशन लाल कुर्सियां ले जा रहे थे, रास्ते में उन्हें गांव के जमींदार मिल गए। अरे किशन लाल, इतनी शानदार और राजसी कुर्सियां कहां से मंगवाई? जमींदार साहब, ये शहर की नहीं, हमारे सुरेश और उसके बेटे सोनू ने बनाई है। जमींदार तुरंत सुरेश के पास पहुंचे। सुरेश, जो लाखों रुपए मैं शहर के कारीगरों को देने वाला था, वो सब तुम्हें दूंगा। मेरी पूरी हवेली का फर्नीचर तुम बनाओगे और उस पर नक्काशी तुम्हारा बेटा सोनू करेगा। सुरेश और सोनू ने 1 महीने में जमींदार की हवेली का पूरा काम खत्म कर दिया। जमींदार ने उन्हें खुश होकर लाखों रुपए दिए। धीरे धीरे सुरेश और सोनू की कलाकारी की चर्चा दूर दूर के शहरों तक फैल गई। कुछ ही महीनों में सुरेश ने अपना पक्का मकान बनवा लिया और सोनू का दाखिला एक बड़ी इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। सुरेश की मेहनत और सोनू के हुनर ने आखिरकार उनकी किस्मत बदल दी।